हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट किसी चीज़ का कैसे लेते हैं, किसी कपड़े का लेना है या फिर किसी चीज़ का लेना है, किसी ऑब्जेक्ट का लेना है तो वो कैसे लेते हैं। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेज यूज़ होते हैं। स्केल होता है एक तो, है ना, मीजरिंग स्केल, और फिर इंच टेप से भी लेते हैं हम। मीजरिंग इंच टेप जो होता है जो टेलर्स के पास होता है तो उससे लेते हैं। और अगर आपको ये सब जानना है तो आपको चैनल पर जाना पड़ेगा, लिंक उसका मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए हम इसका जो है पार्ट 2 शुरू करते हैं आज, मीजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, अगर हमें कर्व्ड लाइन की जो है मेजरमेंट करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Anish and his parents fixed electric string lights on the archway of the veranda of their house as shown in figure 5.7। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, उनको ना ये कर्व लाइन दे रखी है, इस पर उसको लाइट लगानी है उन लोगों को। ठीक है, इस तरीके से लाइट लगानी है। तो वो लाइट कैसे लगाएं, फॉर अ सेलिब्रेशन एट होम, होम का सेलिब्रेशन करना है घर का, उस पर लगाना है उनको। तो हाउ वुड दे हैव मेजर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लाइट्स, तो उनको कैसे पता चलेगा, क्या कैसे वो नापेंगे, कैसे वो मेजरमेंट करेंगे कि उनको कितनी स्ट्रिंग लाइट्स की जरूरत पड़ेगी, लाइट्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर उसकी लेंथ कितनी आएगी। In the case of a curved line, measurements can be made with the help of a flexible measuring tape or by using a thread as shown in figure 5.8। तो देखो, अगर जैसे ये सिचुएशन आ जाती है कि हमें किसी कर्व लाइन का मेजरमेंट करना है। ठीक है, कर्व लाइन मीन्स मतलब जैसे मुड़ी उड़ी से जो लाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी, उसका। तो उसके लिए हमें कैसे करेंगे, उसके लिए या तो हमें फ्लेक्सिबल टेप लेंगे। ओके, एक मिनट। उसके लिए या तो हम जो है फ्लेक्सिबल मीजरिंग टेप लेंगे या फिर लेंगे थ्रेड। उसकी सहायता से जो है इस तरीके से हम उसका मीजरिंग करेंगे। द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटन एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल। तो थ्रेड जो है, जो धागा है, वो बिल्कुल सीधा रखा होना चाहिए, और जब धागे से हम नाप लेंगे, धागा सीधा हो, फिर उस धागे को मीटर स्केल से देख लेते हैं कि कितना मीटर हुआ, तो उतनी लाइट ले आते हैं। डिस्क्राइबिंग पोजिशन, अब पोजिशन कैसे देखेंगे। वन डे द टीचर इन्फॉर्म्स हर स्टूडेंट्स दैट शी हैज़ प्लान्ड एन एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाई गार्डन। एक दिन टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को बताया, इन्फॉर्म किया कि शी हैज़ प्लान ऑन कि वो जो है एक एजुकेशनल विजिट का प्लान कर रही हैं पास के गार्डन में। ठीक है, एजुकेशनल विजिट मतलब पढ़ाई की वजह से, मतलब एक लोग विजिट कर रहे हैं, जैसे मतलब कुछ जानकारी के लिए। शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रीच देयर डायरेक्टली इन द मॉर्निंग। उन्होंने बच्चों से कहा कि वो डायरेक्टली जो है सुबह में वहाँ पहुँच जाएं। दीपा एंड हर फ्रेंड्स स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर देन देयर स्कूल और फार्दर। तो दीपा और उसके फ्रेंड्स ने देखा, डिस्कस करा आपस में कि गार्डन उनके ज़्यादा पास है या फिर उनके ज़्यादा पास स्कूल है, क्योंकि जहाँ पर पास होगा वो वहीं चले जाएंगे। तस्नीम एंड पद्मा से दैट द गार्डन वुड बी क्लोजर। देखो, तस्नीम और पद्मा, इन्होंने बोला कि गार्डन जो है वो उनकी ज़्यादा पास में है ना। वाइल दीपा एंड अनीश फील दैट द स्कूल वुड बी द क्लोजर। दीपा और अनीश को लगा, उनकी बात भी सही है, कि स्कूल जो है उनके ज़्यादा पास है, ये रहा स्कूल, स्कूल ज़्यादा उनके पास है। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस। लेकिन हरदीप ने सोचा कि भाई उसके तो पास तो दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों उसकी इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इधर से गार्डन लगा लो, उधर से स्कूल लगा लो, दोनों उसके इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ओके, हु डू यू थिंक इज करेक्ट। अब आपको क्या लगता है कि उनमें से करेक्ट कौन था। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, क्या सारे करेक्ट थे। देन वाई आर देयर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट, तो फिर सबकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट क्यों आ रही थी, किसी घर से कुछ पास था, किसी घर से कुछ पास था। दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंसेज ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेज। वो सब जो है अपने घरों से, है ना, स्कूल की लोकेशन देख रहे थे और गार्डन की लोकेशन देख रहे थे। इफ यदि इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम अ सेम ऑब्जेक्ट और पॉइंट से द बस स्टैंड, देन देयर ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन द सेम। अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे देखें जो सेम डिस्टेंस पर हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो उनका पॉइंट बन जाए, जैसे कि बस स्टैंड, देन देयर ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन द सेम, तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम आएगी। तो देखो, कुछ नहीं है, क्या होता है, एक जगह ऐसी तय कर लेते हैं जो कि एक रेफरेंस पॉइंट होता है, कि रेफरेंस पॉइंट से हिसाब लगाते हैं कि कितनी हमें जगह जाना है, कितनी दूरी तय करनी है। अ फ्यू डेज लेटर, उसके कुछ दिनों बाद, हरदीप टेल्स हिज फ्रेंड्स एक्साइटेडली लेट अस ऑल गो टू द प्लेग्राउंड, कि चलो सब जो है ना एक्साइटेड होकर प्लेग्राउंड में चलते हैं। ठीक है, बोला कि चलो सब जने प्लेग्राउंड में चलते हैं। द स्पोर्ट्स टीचर वांट्स अस टू हेल्प हर टू ड्रॉ लाइंस विद चूना पाउडर फॉर मेकिंग द कबड्डी कोड फॉर द स्पोर्ट्स डे। अब स्पोर्ट्स टीचर ने चाहते थे कि वो सब लोग ना एक चूना पाउडर से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि कबड्डी में काम आएगी स्पोर्ट्स डे के दिन। ठीक है, पद्मा वी विल नीड अ लॉन्गर मीजरिंग टेप। अब हमें, पद्मा बोली कि हमें ना बहुत लंबे मीजरिंग टेप की जरूरत है। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम, आओ चलो स्पोर्ट्स रूम चलते हैं। दीपा, लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच वी विल मीजर द डिस्टेंस टू
स्टार्ट ड्राइंग द लाइंस, कि हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि हम कहाँ से अपनी जो है लाइन खींचना ड्रॉ करें और कितनी डिस्टेंस हम लें। लेट अस कॉल दिस आवर रेफरेंस पॉइंट। आइए हम देखते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो देखो उन लोगों ने रेफरेंस पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से दिया और फिर सब जगह उन्होंने जो है लाइन इधर उधर खींच दी थी, कबड्डी की जो लाइन थी उन्होंने बना दी। तो एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होना चाहिए। आफ्टर अ फ्यू डेज पद्मा वॉज ट्रैवलिंग बाई बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। कुछ दिनों बाद पद्मा जो थी वो बस के द्वारा ट्रैवलिंग कर रही थी ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। दिल्ली में उसके दादा दादी रहते थे तो वहाँ पर वो जा रही थी बस से। शी वॉज ईगर टू रीच दिल्ली एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन्स ऑन द साइड ऑफ द रोड। अब वो मतलब बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि वो दिल्ली पहुँचने का कि कब पहुँचेगी, दिल्ली पहुँचने का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और जो साइड में किलोमीटर्स स्टोन्स लेके आ रहे थे ना ये वाले, तो उनको वो देखती चली आ रही थी। तो दिल्ली जो था 70 किलोमीटर था वहाँ पर, ठीक है। फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड दिल्ली 60 किलोमीटर। लेकिन थोड़ा सा जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा कि नेक्स्ट स्टोन पे लिख रहा था दिल्ली 60 किलोमीटर, कि थोड़ा सा दिल्ली जो है 60 किलोमीटर रह गया है। ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेटेड टू हर दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर। और हर किलोमीटर जब स्टोन के पास वो जाती थी ना तो उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो उसके और ज़्यादा पास होती चली जा रही है। वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ने सोचा कि अब मैं बिल्कुल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस के बिल्कुल पास में हूँ। तो दिस किलोमीटर्स स्टोन्स इंडिकेटेड हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। तो ये जो किलोमीटर्स स्टोन्स थे ये दिल्ली से उसकी डिस्टेंस बता रहे थे कि तुम अभी कितनी दूर हो। सो दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में जो दिल्ली है वो रेफरेंस पॉइंट है। देखो मैं बताती हूँ, जैसे क्या है, ये दिल्ली है, ठीक है, मान लीजिए। तो यहाँ से वो चली 70 किलोमीटर था, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी 60 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, है ना, 30, 20, 10 और फिर यहाँ पर 0 रहेगा, वो दिल्ली पहुँच गई। तो यानी कि दिल्ली जो है उसका वो रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो व्हाट डू सच किलोमीटर्स स्टोन्स इंडिकेट। ये जो ऐसे स्टोन्स होते हैं ना, जो किलोमीटर्स स्टोन्स लगे रहते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो हमें बताते हैं कि कितना दूर रह गया है, डिस्टेंस बताते हैं। हाउ कुड पद्मा कंक्लूड दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन। और वो कैसे पहचानी, कि जो पद्मा कैसे पहचानी कि वो अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास है, क्योंकि इंडिकेट कर रहे थे वो किलोमीटर स्टोन्स पे लिखा हुआ था कितना दूर अब वो रह गया है। If the kilometer stones reach Delhi 70 kilometer as shown in figure 5.13, तो we can say that the position of Padma is 70 kilometer, यानी पद्मा यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली व्हेन द किलोमीटर स्टोन्स रीच दिल्ली 62 किलोमीटर द पोजीशन ऑफ पद्मा इज एट 60 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो वहाँ से वो 60 किलोमीटर पर है। तो डज दिस मीन दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, दिल्ली है, तो पद्मा की जो पोजीशन है अपने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से लगातार चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। When does the position of an object change with respect to the reference point? Does it change when an object is moving? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके रेफरेंस पॉइंट की के हिसाब से समय टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, तो हम क्या माने, क्या ऑब्जेक्ट जो मूविंग कर रहा है, तो बिल्कुल, क्योंकि पद्मा चल रही थी। अगर पद्मा वहीं रहती तो ऐसा नहीं होता। पद्मा मूव कर रही थी, पद्मा चल चल कर वहाँ तक दिल्ली तक जा रही थी, उसकी जो बस थी वो दिल्ली तक जा रही थी। तो वो ये बताते हैं कि हाँ रेफरेंस पॉइंट तो दिल्ली हो गया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है यानी कि पद्मा चल रही है, पद्मा मूव कर रही है, इसका मतलब ये है। मूविंग थिंग्स, ठीक है, लेटेस्ट एक्सप्लोर, चलने वाली चीज़ें क्या क्या हैं। लुक अराउंड एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर एट रेस्ट। अपने आसपास देखो और 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताओ जो कि मोशन में है और 5 ऐसे बताओ जो कि रेस्ट में हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.3। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट वॉज इन मोशन और एट रेस्ट। और आप सोचो कि आपने कैसे डिसाइड किया कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर वो चल रहा है। राइट योर एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन इन टेबल 5.3। आपको जो है एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन आपको देना है अपनी टेबल 5.3 में। जैसे फर्स्ट दे रखा है काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो काउ जो है फील्ड में चल रही हैं, तो जस्टिफिकेशन आपको देना है इसका कि वो चल रही है या नहीं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और जो रेस्ट में है वो ट्री है ना, ट्री के आसपास चल रही है ना वो, तो ट्री जो है वो रेस्ट में है। तो देखो जस्टिफिकेशन में यहाँ पर आ जाएगा चेंजिंग पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द ट्रीज, ठीक है, यानी उनकी जो पोजीशन है ट्रीज को अगर हम मान लें रेफरेंस पॉइंट, तो उसके हिसाब से चेंज हो रही है ना। मैंने बोल दिया इतना लंबा, आप लिख लेना। चेंजिंग पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द ट्रीज, यहाँ पर ट्रीज है, और जस्टिफिकेशन में आ जाएगा डज नॉट चेंज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द क्या हो जाएगा इसमें, गार्डन, ठीक है। इस तरीके से मान लेंगे ट्री जो है गार्डन में है मान लीजिए, तो गार्डन के हिसाब से वो नहीं चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। सेकंड पर आप लोगे कार मूविंग ऑन द रोड, जैसे मान लीजिए कोई कार है वो मूविंग ऑन द रोड हो रही है, ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। चेंजिंग पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द हाउस, मान लीजिए हाउस जा रहे हैं, हाउस मतलब सॉरी रखे है, रास्ते में कार चल रही है, ठीक है। चेंजेस पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द हाउसेज लिख लोगे आप, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम लिख लेंगे रेस्ट में क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा बेंच इन द पार्क, ठीक है, तो उसका सेम हो जाएगा डज नॉट चेंज इन द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द गार्डन, गार्डन में होगा जैसे मान लीजिए बेंच, ठीक है। थर्ड पर आप लिखोगे
बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है, चिड़िया जब उड़ रही हैं तो मूव कर रही हैं, मोशन में है वो, लेकिन चेंज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द क्लाउड्स, लेकिन जो उनकी जो पोजीशन है, अगर क्लाउड्स को हम रेफरेंस पॉइंट मान लें, बादलों को रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग क्या लिख सकते हो, इसमें आप बिल्डिंग भी लिख सकते हो, रेस्ट में होती है बिल्डिंग, लेकिन जस्टिफिकेशन में आ जाएगा डज नॉट चेंज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द नियर बाय बिल्डिंग, यानी पास की बिल्डिंग के साथ उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो बाइसिकल पासिंग बाय, यानी जैसे कोई साइकिल पास हो रही है तो वो मोशन में है, ठीक है, लेकिन जस्टिफिकेशन में आ जाएगा चेंज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द शॉप्स, यानी शॉप्स है वहाँ पर, वो साइकिल पास हो रही है तो वो नहीं, जो रेस्पेक्ट मतलब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक पोल को ले लेंगे, जैसे खंभे होते हैं बिजली के लगे लगे जगह जगह लगे रहते हैं, तो वो रेस्ट में है इलेक्ट्रिक पोल, तो डज नॉट चेंज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द फुटपाथ, है ना, फुटपाथ तो है लेकिन फुटपाथ के साथ साथ उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। लास्ट अगर आप करोगे तो वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, ठीक है, जैसे देखा होगा पानी नदी में बहता है तो मूव भी तो कर रहा है, मोशन में है वो, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, मतलब नहीं पानी की तो चेंज आएगी, सॉरी, चेंज द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द रिवर बैंक, ठीक है, रिवर बैंक को मान लो रेफरेंस पॉइंट। ऐसे ही अगर स्टैचू को ले लें, किसी स्टैचू को ले लो, स्टैचू रेस्ट में है, लेकिन इसका क्या है, डज नॉट चेंज द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द, क्या हो जाएगा, स्टैचू कहाँ पर है, पार्क, पार्क का एंट्रेंस लगा लो, रेस्पेक्ट टू द पार्क एंट्रेंस, मान लीजिए बना हुआ है वहाँ पर, तो उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है पार्क के एंट्रेंस के हिसाब से, एंट्रेंस ENTRANC पार्क एंट्रेंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नहीं समझ में आ रही है ये टेबल तो दोबारा वीडियो को पॉज करके बार बार सुनेगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशन, हाउ कैन वन डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इट इज मोशन या फिर रेस्ट, तो कंपेयर कीजिए, एनालाइज कीजिए, जस्टिफिकेशन देखिए अपना कि आपका और आपकी दोस्तों का सबका सेम है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट मोशन में है और कौन कौन से रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब उसकी पोजीशन समय के साथ साथ चेंज होती है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इन द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, इट इज सेड टू बी द रेस्ट, तो ये रेस्ट में होता है, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ साथ रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से तो वो मोशन में है, और अगर समय के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है। ऐसे ही अब ये आएगा येलो बॉक्स में जो लिख रहा है इसको देखेंगे। दीपा लुक्ड अराउंड हर इन द बस एंड नोटिस दैट ऑल द पैसेंजर्स वर सीटेड, दीपा मतलब मान लीजिए बस में जा रही थी, तो उसने देखा कि जब वो बस में बैठी थी तो उसने अपने आसपास के पैसेंजर्स को देखा कि सारे सीट पर बैठे हुए थे। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर सीट्स, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद उसने फिर दोबारा देखा कि सब वो लोग जो थे अपनी सीट पर ही बैठे थे। शी वंडर्ड, वो सोच रही थी कि आर दे मूविंग, मतलब अगेन शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर अ मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग, हाँ ठीक है, तो शी वंडर्ड आर दे मूविंग, तो उसने सोचा कि ये सब चल रहे हैं क्या, क्योंकि बस में लोग सीटें थी, बस चल रही थी आगे को, तो वो आगे तो जा रहे थे ना, तो उसने सोचा कि क्या ये सारे लोग चल रहे हैं, आर दे मूविंग। शी कंक्लूडेड दैट द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर्स वॉज नॉट चेंजिंग विद टाइम, उसने कंक्लूजन निकाला, मतलब पहले तो उसने अंदर की साइड देखा, सब लोग सीट पर बैठे हुए हैं, फिर उसने बाहर झाँक कर देखा अपने आसपास, जैसे कहते हैं ना झाँक कर देखते हैं, तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, पेड़ आगे जाना है, बिल्डिंग्स मतलब पीछे रह रही हैं, बिल्डिंग्स पेड़ आगे, पेड़ भी पीछे रह रहे हैं, बस आगे चलती चली जा रही है, तो उसने सोचा कि क्या ये सब मूव कर रहे हैं या चीज़ें मूव कर रही हैं, तो उसने कंक्लूजन निकाला कि पोजीशन ऑफ द पैसेंजर्स वॉज नॉट चेंजिंग विद टाइम, के पैसेंजर की जो पोजीशन है वो समय के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। देयरफॉर दे वर सर्टेनली एट रेस्ट, तो उसने कहा कि हाँ ये वास्तव में जो है रेस्ट में है। हाउएवर देन शी लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही उसने बाहर की साइड देखा, पहले तो उसने अंदर की साइड देखा, मैं बता चुकी हूँ वैसे आपको ये आउटसाइड वाला, तो जैसे उसने आउटसाइड देखा शी फेल्ट दे वर इन मोशन एज देयर पोजीशन वर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट इन देयर आउटसाइड, तो उसने देखा कि उनकी जो पोजीशन थी वो समय के साथ साथ बदल रही थी, अगर रेफरेंस पॉइंट बाहर को माने तो, ठीक है। तो द रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और इन मोशन, तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ का पता लगाने के लिए कि वो चीज़ मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है। शी फेल्ट दे, हाँ ये तो हो गया। इफ़ दीपा कंसिडर हर सेल्फ एज द रेफरेंस पॉइंट, अगर दीपा कंसिडर करती है अपने आप को एज द रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, देन पैसेंजर्स वर एट रेस्ट, तो सारे पैसेंजर जो थे वो रेस्ट में थे। हाउएवर इफ़ शी कंसिडर एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बस, लेकिन अगर किसी वो कंसिडर करती बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे पेड़ हो गए या कोई बिल्डिंग्स हो गई एज द रेफरेंस पॉइंट, तो देन द पैसेंजर्स वर इन मोशन, तो सारे पैसेंजर जो थे वो मोशन में थे। तो रेफरेंस पॉइंट की बहुत वैल्यू है, अगर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ साथ चेंज हो रही है तो वो चीज़ मोशन में है, और अगर समय के साथ साथ उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है तो वो रेस्ट में है, ठीक है।
सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ शिप विच इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ काम सी। सपोज कीजिए कि आप एक शिप में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और एक काम सी है, मतलब समुद्र में, शांत समुद्र है, उसमें जो है आप ट्रैवल कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में वो आपका जो शिप है वो चल रहा है। सपोज देयर इज नो विंडो ऑन द शिप। तो सपोज कीजिए अगर वहाँ पर शिप में कोई भी विंडो ना हो, इज देयर एनी वे दैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज मूविंग और इज स्टेशनरी। तो क्या आप पता लगा सकते हो कि जो शिप है वो मूव कर रहा है या फिर वो रुका हुआ है? तो हम नहीं पता लगा सकते, क्योंकि देखो, क्योंकि हमें बाहर देखने का मौका भी नहीं मिल रहा, तो हम तो अंदर है, तो हम तो यही कहेंगे ना हम रेस्ट में है, क्योंकि हम अगर बाहर की साइड देखेंगे तभी तो पता लगा पाएंगे कि हम लोग मोशन में है या नहीं है। तो हम तो समझेंगे नहीं कि हम रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो इसके लिए रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंडो से देखेंगे तभी तो वो रेफरेंस पॉइंट नजर आएगा आउटसाइड का, तो इसलिए हम पता ही नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इतना आपका हो गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ मोशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।